आज हम आप लोगों को अपकिरण के बारे में बताएंगे। इसे इंग्लिश में डिस्पर्सन कहा जाता है। अपकिरण को जानने से पहले आपको सांख्यिकीय माध्य जानना आवश्यक होगा। सांख्यिकीय माध्य आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ हम उसको फिर से नहीं बताएंगे, केवल संक्षेप में उसको बता दे रहे हैं कि सांख्यिकीय माध्य क्या है। सांख्यिकीय माध्य को औसत भी कहा जाता है। सांख्यिकीय माध्य का अर्थ है समग्र के समस्त पदों की व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी प्रवृत्ति को दर्शाना जो समग्र का प्रतिनिधित्व करती हो, सांख्यिकीय माध्य कहलाता है। सांख्यिकीय माध्य को केंद्रीय प्रवृत्ति का माप भी कहा जाता है, क्योंकि यह समंक माला में एक ऐसे बिंदु की ओर इंगित करता है जिसके चारों तरफ समंक माला की अन्य विशेषताओं के केंद्रित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। माध्य का सांख्यिकी में मूलभूत महत्व है। सांख्यिकीय विश्लेषण की अनेक रीतियां माध्य पर आधारित हैं। संभवतः इसी कारण बाउले ने सांख्यिकी को माध्यों का विज्ञान कहा है। माध्य के कई प्रकार हैं, जिनमें से आपके पाठ्यक्रम में समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक था, जिसे आप सभी लोग बीए तृतीय वर्ष में पढ़ चुके हैं। इस कक्षा में आपको अपकिरण के बारे में बताएंगे। केवल माध्य ज्ञात करके हम समंक माला के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समंक माला की समस्त विशेषताओं के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें विचलन को जानना आवश्यक है। अपकिरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। विस्तृत अर्थ में यदि हम कहें तो एक स्थिर बिंदु से गतिशील बिंदु के बीच की दूरी को विचलन कहा जाता है। विचलन की दूरी पर फैलाव, बिखराव या विस्तार को अपकिरण कहते हैं। अपकिरण का प्रयोग आमतौर पर दो अर्थों में किया जाता है। प्रथम अर्थ में अपकिरण का तात्पर्य पद श्रेणी के सीमांत पदों के विस्तार से है। दूसरे अर्थ में अपकिरण का तात्पर्य समंक माला के माध्य से विभिन्न पदों के विचलनों का माध्य कहलाता है। डॉक्टर बाउले ने अपकिरण को परिभाषित करते हुए कहा है कि अपकिरण पदों के विचलनों का माप है, अर्थात माध्य से समांतर माध्य से समंक माला के विभिन्न पदों के विचलन के औसत को हम अपकिरण कहते हैं। अपकिरण को समझने के लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। इस उदाहरण से आप अपकिरण को समझिए। एक व्यक्ति को अपने परिवार को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है और बीच में एक छोटी सी नदी पड़ती है। उस व्यक्ति ने उस नदी की गहराई का औसत निकाला, पता किया और अपने परिवार के सभी सदस्यों की लंबाई का औसत निकाला। परिवार के सदस्यों की लंबाई का औसत और नदी की गहराई के औसत से ज़्यादा था, तो वो समझा कि हमारे परिवार का कोई सदस्य नदी में डूबेगा नहीं, और फलतः वो अपने परिवार को लेकर नदी पार करने चल दिया। लेकिन जब मध्य में पहुंचा तो परिवार के बाकी सदस्य डूब गए, केवल वह उस पार गया। और तब वो ये सोचा कि लेखा जोखा ज्यों का त्यों, फिर पूरा कुनबा डूबा क्यों। अर्थात लेखा जोखा तो एकदम सही है, फिर परिवार के सभी सदस्य नदी में डूबे क्यों। यहाँ पर ही अपकिरण समझ में आता है कि उसने परिवार के सदस्यों की औसत लंबाई निकाल ली थी, लेकिन हर सदस्य की उस औसत लंबाई से दूरी कितनी थी यह उसने नहीं निकाला। अपकिरण द्वारा हमें यह पता चल जाता कि एक पर्टिकुलर एक इकाई का माध्य से कितनी दूरी है, और उस आधार पर हम उस पूरे समंक माला की
अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अपकिरण का उद्देश्य एवं महत्व। अपकिरण का सर्वप्रथम मौलिक उद्देश्य है माध्य से औसत दूरी ज्ञात करना। समंकमाला के जितने भी पद हैं उन समस्त पदों का समांतर माध्य से औसत दूरी क्या है यह हमें अपकिरण के द्वारा ही पता चलता है। माध्य की विश्वसनीयता का अनुमान। जो माध्य हमने ज्ञात किया है वह कितना विश्वसनीय है यह अपकिरण की सहायता से पता किया जा सकता है। यदि विचलन कम है तो उसे हम माध्य का श्रेष्ठ प्रतिनिधि मान सकते हैं, लेकिन अगर विचलन अधिक है तो वह माध्य का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करेगा या उसे माध्य का उचित प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट है सीमा विस्तार का ज्ञान। इसमें पद के मूल्यों के सीमाओं का विस्तार का ज्ञान होता है कि कौन सा पद कितने दूर तक फैला हुआ है। श्रेणियों की असमानता की तुलना संभव। अपकिरण द्वारा हम श्रेणियों की असमानता की तुलना भी कर सकते हैं। दो या दो से अधिक पदमालाओं में असमानता की तुलना विचरण के द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि अपकिरण का माप किसी भी क्षेत्र में विचरण या पदमाला के आकार संबंधी अध्ययनों में महत्वपूर्ण है। अपकिरण माप करने की रीतियाँ। अपकिरण माप करने की तीन रीतियाँ हैं: सीमा रीति, विचलन माध्य रीति और बिंदु रेखीय रीति। आपके पाठ्यक्रम में विचलन माध्य रीति है। विचलन माध्य रीति में से भी केवल प्रमाप विचलन पाठ्यक्रम में रखा गया है, इसलिए हम लोग केवल प्रमाप विचलन के बारे में पढ़ेंगे। प्रमाप विचलन से पहले माध्य विचलन है। माध्य विचलन के संबंध में हम आपको इतना बता दें कि माध्य विचलन श्रेणी के सभी पदों के निरपेक्ष विचलनों का माध्य है। इसमें पदमाला के सभी पदों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें एक बात और जानना आवश्यक है कि माध्य विचलन में धन और ऋण के चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि इनकी अवहेलना करते हुए सभी ऋणात्मक मूल्यों को धनात्मक मान लिया जाता है। प्रमाप विचलन में इसी कमी को दूर की गई है। प्रमाप विचलन अपकिरण को मापने की सर्वाधिक लोकप्रिय और वैज्ञानिक विधि है। प्रमाप विचलन अपकिरण को मापने की एक ऐसी रीति है जिसमें अन्य रीतियों के कमियों को दूर किया गया है। हमने अभी आपको बताया कि माध्य विचलन में धन और ऋण के चिन्हों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, अर्थात सभी ऋणात्मक मूल्य को धनात्मक मान लिया जाता है। यह एक गणितीय दोष है और इसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसको वैज्ञानिक नहीं माना जाता है। प्रमाप विचलन में हम इस गणितीय दोष को दूर कर देते हैं, अर्थात प्रमाप विचलन में धन और ऋण के चिन्हों को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। प्रमाप विचलन ज्ञात करते समय हम सभी ऋणात्मक मूल्यों का वर्ग निकाल लेते हैं। इस प्रकार सभी ऋणात्मक मूल्य धनात्मक हो जाते हैं। फिर हम उसका आगे की क्रिया संपन्न करते हैं। प्रमाप विचलन ज्ञात करने की 3 रीतियां हैं: प्रत्यक्ष रीति, लघु रीति और स्टेप डेविएशन विधि। स्टेप डेविएशन मेथड जो है ये केवल कंटिन्यूअस सीरीज में लगता है और वह भी जब समान वर्ग अंतराल वाले प्रश्न होते हैं तभी स्टेप डेविएशन मेथड लगाया जाता है। आमतौर पर यह प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि द्वारा ही ज़्यादा निकाला जाता है। आज हम आपको प्रत्यक्ष विधि द्वारा बताएंगे। प्रमाप विचलन को स्मॉल सिग्मा
से डिनोट करते हैं। प्रत्यक्ष रीति से प्रमाप विचलन ज्ञात करने के लिए हम जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं वह है स्मॉल सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। फिर से रिपीट कर रहे हैं, स्मॉल सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। यहाँ पर स्मॉल सिग्मा प्रमाप विचलन का चिन्ह है, डी स्क्वायर समांतर माध्य से प्रत्येक पदों के विचलनों के वर्गों का योग है, n बराबर कुल पद संख्या है। जब भी आप परीक्षा में सवाल हल कीजिएगा तो सूत्र लिखने के बाद सूत्र की व्याख्या निश्चित तौर पर दीजिएगा। सूत्र की व्याख्या देने से जो परीक्षक है उसे आसानी होगी या उसे यह पता चल जाएगा कि आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी है। इसकी क्रियाविधि लिखिए कि किस प्रकार एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम दिए गए पद मूल्यों का समांतर माध्य निकाल लेते हैं। सेकंड, समांतर माध्य से प्रत्येक पदों का विचलन ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट, इन विचलनों का योग करते हैं। प्रत्येक विचलनों का वर्ग निकालकर विचलनों के वर्गों का योग करते हैं। विचलनों के वर्गों में पदों की संख्या से भाग देते हैं। प्राप्त भाजनफल का वर्गमूल निकाल लेते हैं। यही वर्गमूल प्रमाप विचलन कहलाता है।